हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश। देखिए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के उद्घाटन के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान के राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्धा। अब देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में क्या था। दोस्तों, भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। इस अधिनियम द्वारा यह अपेक्षा की गई थी कि देश की सभी राज्य सरकारें इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अपने पुराने प्रचलित पंचायती राज अधिनियम को निरस्त कर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में नए पंचायती राज अधिनियम लागू करें। इन्हीं निर्देशों की अनुपालना में राजस्थान सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में पारित किया, जो 23 अप्रैल 1994 से लागू हुआ था। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के बारे में प्रावधान इसी अधिनियम के तहत किए गए हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में लागू होने के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत और राजस्थान के राज्यपाल थे बलीराम भगत और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष थे हरिशंकर भाबड़ा। दोस्तों, ये पूरे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और राजस्थान की हर एग्जाम में इस टॉपिक में से निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधान और सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। आपको पता है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसके 3 स्तर हैं: ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। अब देखिए, किस स्तर पर पंचायती राज की कौन सी संस्था कार्यरत है। तो ग्राम स्तर पर जो संस्था होती है उसको ग्राम पंचायत बोलते हैं, इसको पंचायत भी कहा जाता है। खंड स्तर पर जो संस्था होती है उसको पंचायत समिति बोलते हैं और जिला स्तर पर जो पंचायत राज की संस्था होती है उसको जिला परिषद कहा जाता है। अब देखिए, इनकी अध्यक्षता कौन करता है। तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सरपंच होते हैं, पंचायत समिति के अध्यक्ष प्रधान होते हैं और जिला परिषद के अध्यक्ष जिला प्रमुख होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ग्राम पंचायत का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है ग्राम सेवक या पदेन सचिव, और पंचायत समिति का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसको प्राधिकृत अधिकारी बोलते हैं वो होता है विकास अधिकारी या बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ। अब अपन देखिए, पंचायती राज की जो तीनों संस्थाएं हैं उनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत की संरचना देखिए। 3000 या इससे कम आबादी वाले गांव या गांवों के लिए एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, यानी पंचायत का गठन किया जाता है। फिर 3000 की आबादी तक पंचायत में 9 वार्ड होते हैं तथा इससे अधिक जनसंख्या होने पर प्रति 1000 या उसके किसी भाग के लिए 2 अतिरिक्त वार्ड होते हैं। प्रत्येक वार्ड के वरिष्ठ मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, जिन्हें वार्ड पंच कहा जाता है। दोस्तों, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत के सभी वरिष्ठ मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जबकि उप सरपंच का चुनाव निर्वाचित वार्ड पंचों द्वारा अपने में से ही किया जाता है। अब देखिए, पंचायत समिति की संरचना। दोस्तों, 1 लाख या उससे कम जनसंख्या पर ब्लॉक या खंड स्तर का निर्माण किया जाता है, जहां पर पंचायत समिति नामक संस्था की स्थापना की जाती है। यानी पंचायत समिति जो होती है वो खंड या ब्लॉक स्तर पर होती है। ठीक है, अब इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 15 होती है, परंतु यदि पंचायत समिति क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है तो प्रत्येक 15,000 या उसके भाग के लिए 2 अतिरिक्त सदस्य होते हैं। दोस्तों, पंचायत समिति की निर्धारित सदस्य संख्या के अनुसार उसे जनसंख्या के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है। दोस्तों,
पंचायत समिति में दो प्रकार के सदस्य होते हैं। पहला है निर्वाचित सदस्य, दूसरा है पदेन सदस्य। ठीक है, तो निर्वाचित सदस्य देखिए, इनका चुनाव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जबकि पदेन सदस्य कौन होते हैं? एक तो होते हैं पंचायत समिति क्षेत्र में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच। ठीक है, यानी उस पंचायत समिति क्षेत्र में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों के सरपंच जो होते हैं वो ऑटोमेटिक किसके सदस्य माने जाते हैं? पंचायत समिति के सदस्य माने जाते हैं। इसके अलावा पंचायत समिति क्षेत्र से निर्वाचित राज्य विधानसभा के सदस्य पंचायत समिति के सदस्य माने जाते हैं। मतलब उस पंचायत समिति क्षेत्र से अगर कोई एमएलए जो है वो चुनकर गया हुआ है तो वो भी पंचायत समिति का सदस्य माना जाता है। दोस्तों, पदेन सदस्यों को पंचायत समिति की बैठक में भाग लेने, बहस करने और मतदान का अधिकार होता है, लेकिन इन्हें प्रधान व उप प्रधान के निर्वाचन तथा उन्हें हटाए जाने के संबंध में मत देने का अधिकार नहीं होता है। यानी पंचायत समिति की बैठक में जनरली पदेन सदस्य भाग ले सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इन प्रधान और उप प्रधान को हटाने के बारे में या इनके चुनाव के बारे में अगर वोटिंग हो रही है तो उस वोटिंग के अंदर ये हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अब अपन देखेंगे जिला परिषद की संरचना। दोस्तों, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है जिसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 17 होती है। जिला परिषद क्षेत्र की जनसंख्या 4 लाख तक होने पर 17 सदस्यों का प्रावधान होता है और 4 लाख से अधिक होने पर प्रत्येक 1 लाख या उसके किसी भाग के लिए 2 अतिरिक्त सदस्य होते हैं। इसके अलावा जिला परिषद की सदस्य संख्या के अनुसार पूरे जिले को बराबर जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है। दोस्तों, जिला परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। पहला निर्वाचित सदस्य, दूसरा पदेन सदस्य। तो देखिए, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं इनका चुनाव जिला परिषद क्षेत्र के निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जबकि पदेन सदस्यों में कौन कौन सदस्य होते हैं? एक तो उस जिले में आने वाली सभी पंचायत समितियों के प्रधान इसके सदस्य होते हैं, फिर उस जिले से निर्वाचित लोकसभा का सदस्य इसका सदस्य होता है, फिर उस जिले में आने वाली विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं, और उस जिले में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत राज्यसभा का सदस्य जो होता है वो भी जिला परिषद का सदस्य होता है। तो ये 4 प्रकार के इसके पदेन सदस्य होते हैं। दोस्तों, पदेन सदस्यों को जिला परिषद की कार्यवाही में भाग लेने, बहस करने और मतदान में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख के निर्वाचन तथा उन्हें हटाए जाने के संबंध में मत देने का अधिकार नहीं होता है। यानी जनरली अगर जिला परिषद की बैठक हो रही है तो उसमें ये सारे पदेन सदस्य हिस्सा भी ले सकते हैं और बहस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख के निर्वाचन के लिए कोई बैठक बुलाई गई है तो उसमें वोटिंग नहीं कर सकते। फिर अगर उन दोनों को हटाने के लिए या उनमें से किसी को हटाने के लिए कोई बैठक बुलाई गई है और उसमें वोटिंग हो रही है तो उसमें भी ये वोटिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते। अब देखिए वार्ड सभा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वार्ड सभा। देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 12 खंड 2 के तहत ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में वार्ड सभा का प्रावधान किया गया है। दूसरी बात, वार्ड सभा के सदस्य उस वार्ड के सभी वयस्क मतदाता होते हैं। तीसरी बात, वार्ड सभा का अध्यक्ष संबंधित वार्ड का वार्ड पंच होता है तथा उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। दोस्तों, वार्ड सभा की प्रतिवर्ष कम से कम 2 बैठकें होना अनिवार्य है। वार्ड सभा के 10% सदस्यों द्वारा मांग करने पर या ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या राज्य सरकार इनमें से किसी के द्वारा बैठक बुलाने की अपेक्षा करने पर 15 दिन के अंदर वार्ड सभा की विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। वार्ड सभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10% है। अच्छी तरह याद रखना, वार्ड सभा की गणपूर्ति कितनी है? कुल सदस्य संख्या का 10%। मतलब जितने वार्ड के अंदर मतदाता होते हैं उनका 10% उस बैठक में उपस्थित होना चाहिए, तो ही बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हो सकती है, वरना कार्यवाही प्रारंभ नहीं होती है। गणपूर्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं कोरम। दोस्तों, अब देखिए ग्राम सभा, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राम सभा।
देखिए, यह संस्था प्रत्येक पंचायत सर्किल पर स्थित होती है और उस पंचायत सर्किल की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। मतलब ग्राम पंचायत जो होती है, उस ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी वयस्क मतदाता होते हैं वो सब के सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो उन सब मतदाताओं से मिलकर के ग्राम सभा का निर्माण होता है। दूसरी बात, प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठकें होती हैं। ग्राम सभा के 10% मतदाताओं द्वारा मांग करने पर 15 दिन के अंदर इसकी विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। दोस्तों, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है तथा उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा की जाती है। दोनों की अनुपस्थित होने पर ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। फिर ग्राम सभा की बैठकों की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10% होती है। मतलब पूरी ग्राम पंचायत के अगर 10% मतदाता जो हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं तो ग्राम सभा की बैठक नहीं हो सकती। अब देखिए, पंचायती राज संस्थाओं की बैठकें, मतलब पंचायती राज की जो तीनों संस्थाएं हैं उनकी बैठक किस प्रकार से होती है, क्या प्रावधान है। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की बैठक किस प्रकार से होती है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक 15 दिन में कम से कम एक बार होना कंपलसरी होता है। पंचायत समिति प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बैठक होना कंपलसरी होता है और जिला परिषद प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार बैठक होना कंपलसरी होता है। नियम क्या है, 2 बैठकों के बीच 4 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर संबंधित संस्था के 1/3 सदस्यों द्वारा मांग करने पर 15 दिन के अंदर विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। मतलब अगर ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलानी है तो ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों द्वारा मांग की जानी चाहिए। अगर पंचायत समिति की विशेष बैठक बुलाई जानी है तो पंचायत समिति के 1/3 सदस्यों द्वारा मांग की जानी चाहिए। अगर जिला परिषद की विशेष बैठक बुलानी है तो जिला परिषद के 1/3 सदस्यों द्वारा मांग की जानी चाहिए। तो 15 दिन के अंदर अंदर विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। अब देखिए, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल। ठीक है, राजस्थान में प्रत्येक पंचायती राज संस्था का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक का होता है। ठीक है। इन संस्थाओं के चुनाव कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व तथा विघटन की स्थिति में विघटन की तिथि से 6 माह के अंदर कराए जाते हैं। यदि किसी संस्था के विघटन के कारण उसके पुनः चुनाव कराए जाते हैं तो वह शेष कार्यकाल के लिए होते हैं, न कि 5 साल के लिए। मतलब यदि कार्यकाल पूरा होने से जस्ट पहले चुनाव कराए जाते हैं तो वो तो 5 साल के लिए होंगे, लेकिन अगर कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है और बीच में किसी कारण से उस संस्था को भंग कर दिया गया है तो पुनर्निर्वाचन कराए जाते हैं तो वो चुनाव जो होंगे वो शेष अवधि के लिए होंगे, न कि 5 साल की अवधि के लिए। अब देखिए, सदस्यों द्वारा पद त्याग। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। कौन किसको त्यागपत्र देता है वो देखिए, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी सरपंच, उपाध्यक्ष यानी उप सरपंच और सदस्य यानी वार्ड पंच। ठीक है, ये सब अपना त्यागपत्र विकास अधिकारी को देते हैं, बीडीओ साहब को, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। तो सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसको देंगे, विकास अधिकारी को। देखिए, पंचायत समिति का प्रधान, अध्यक्ष जो होता है उसको प्रधान कहते हैं, तो वो अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देता है। पंचायत समिति का अध्यक्ष यानी प्रधान अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देता है, जबकि पंचायत समिति का उपाध्यक्ष यानी उप प्रधान और सदस्य यानी मेंबर अपना त्यागपत्र प्रधान को देते हैं। तीसरी बात, जिला परिषद का अध्यक्ष जो होता है जिसको जिला प्रमुख कहते हैं, वो अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को देता है। जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको देता है, संभागीय आयुक्त को, जबकि जिला परिषद का उपाध्यक्ष होता है यानी उप जिला प्रमुख होता है और सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देते हैं। दोस्तों, अब देखिए अविश्वास प्रस्ताव। दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को कार्यकाल से पूर्व अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक है,
किसी भी पंचायती राज की संस्था के अध्यक्ष को हटाना है या सदस्य को हटाना है या उपाध्यक्ष को हटाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाएगा और उसको पारित किया जाएगा। तो प्रक्रिया क्या है, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस संबंधित संस्था के 1/3 निर्वाचित सदस्यों द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दिया जाता है। यानी अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा दिया जा सकता है, इसमें जो पदेन सदस्य होते हैं वो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और कितने सदस्य होने चाहिए, 1/3 सदस्य। और सक्षम प्राधिकारी को दिया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी यानी पंचायती राज की जो तीनों संस्थाएं मैंने आपको शुरू में बताया था, उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो क्या माने जाते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के सक्षम प्राधिकारी माने जाते हैं। तो उसके द्वारा क्या किया जाएगा, उसके द्वारा संबंधित संस्था के कार्यालय पर 30 दिन के अंदर बैठक की जाती है और बैठक की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व देना जरूरी होता है। अविश्वास प्रस्ताव नोटिस के बाद में जो बैठक बुलाई जाती है उस बैठक की सूचना संबंधित सदस्यों को 7 दिन पहले देना जरूरी होता है। दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जो बैठक बुलाई जाती है उस बैठक की अध्यक्षता सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति द्वारा की जाती है। तीसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव का कोई भी नोटिस किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के पद ग्रहण करने के 2 वर्ष के भीतर नहीं दिया जा सकता है। यानी अविश्वास प्रस्ताव अगर आपको किसी सदस्य के खिलाफ, अध्यक्ष के खिलाफ, उपाध्यक्ष के खिलाफ लाना है तो उस संस्था का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ही लाया जा सकता है, उससे पहले नहीं लाया जा सकता है। अब देखिए पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण। दोस्तों, सभी पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित सदस्यों व अध्यक्षों के पदों पर अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है, ठीक है। इन वर्गों को प्राप्त आरक्षण में ही 50% स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। मतलब इन संस्थाओं में जितना प्रतिशत आरक्षण SC, ST और OBC को दिया गया है उस आरक्षण के अंदर 50% जो सीटें होंगी वो उस वर्ग की महिलाओं के द्वारा आरक्षित होंगी। फिर आरक्षित वर्ग के किसी व्यक्ति को किसी पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर उसी वर्ग के सदस्य को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब देखिए सदस्यों की योग्यताएं, ठीक है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए निम्न योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। यानी आप ग्राम पंचायत के वार्ड पंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे आप पंचायत समिति में मेंबर का चुनाव लड़ना चाहते हैं या प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं, या जिला परिषद में आप जिला परिषद के मेंबर का चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर जिला प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपके लिए क्या योग्यताएं होनी जरूरी हैं। तो पहली है उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अच्छी तरह याद रखना, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। फिर किसी व्यक्ति के 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। फिर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, यानी जिस क्षेत्र का वो चुनाव लड़ रहा है, जिस क्षेत्र की अंदर वो चुनाव लड़ रहा है उस क्षेत्र की वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी पंचायती राज संस्था से 1 से अधिक स्थानों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। कोई भी पंचायती राज संस्था में 1 से अधिक स्थानों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। फिर कोई भी व्यक्ति एक साथ 1 से अधिक पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य भी नहीं हो सकता है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी पंचायती राज संस्था तथा संसद या राज्य विधानमंडल या नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्था की सदस्यता एक साथ धारण नहीं कर सकता। मतलब कोई भी पंचायती राज संस्था, तीनों संस्थाएं आ गई इसके अंदर, या वो संसद का सदस्य है या वो राज्य विधानमंडल का सदस्य है या वो नगरीय स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, तो इनकी एक साथ सदस्यता धारण नहीं कर सकता है, पहली बात। फिर उसके घर में शौचालय होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 के तहत पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए जो शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किया गया था उसे 22 फरवरी 2019 को समाप्त कर दिया गया है। यानी पहले वार्ड पंच के लिए, सरपंच के लिए, प्रधान के लिए, मेंबर के लिए, जिला प्रमुख के लिए, सदस्यों के लिए क्या था, शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किया गया था वसुंधरा राज्य सरकार के द्वारा।
लेकिन अब 2018 के बाद में अशोक गहलोत की सरकार आने के बाद में उन्होंने 22 फरवरी 2019 को पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके क्या कर दिया है, शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान जो था उसको समाप्त कर दिया है। अब देखिए पद से हटाना और निलंबन। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं के किसी भी सदस्य को, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को निम्न परिस्थितियों में कार्यकाल से पूर्व भी पद से हटा सकती है। तो किन किन परिस्थितियों में कार्यकाल से पूर्व पद से हटा सकती है? यदि जांच में यह पाया जाता है कि वह व्यक्ति कार्य करने में असमर्थ है या उसने कार्य करने से इनकार कर दिया है। दूसरी बात, यदि जांच में वह व्यक्ति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार यानी पद का दुरुपयोग या किसी भी अपकीर्तिकारक आचरण, मतलब किसी अपराध के संबंध में कोई कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है तो उसका दोषी पाया जाता है तो उसको पद से हटा दिया जाता है। दोस्तों, जांच अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति को पद से निलंबित किया जा सकता है। इन आधारों पर हटाया गया व्यक्ति हटाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक किसी भी पंचायती राज संस्था का चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होता है। अब देखिए गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति या कोरम का मतलब होता है कोई भी संस्था होती है, कोई भी संगठन होता है, उसकी मीटिंग के लिए आवश्यक न्यूनतम जो सदस्य संख्या होती है वो होती है कोरम या गणपूर्ति। तो किसी भी पंचायती राज संस्था की बैठक के लिए गणपूर्ति उस संस्था की कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य होती है। यदि इतने सदस्य उस दिन संबंधित संस्था की बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो अध्यक्ष द्वारा गणपूर्ति का अभाव या कोरम पूरा नहीं होने का कारण बताकर बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। दोस्तों, अब देखिए स्थायी समितियां। दोस्तों, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 55 क के तहत प्रत्येक पंचायती राज संस्थाओं की 5 स्थायी समितियां होती है। हर पंचायती राज संस्था की क्या होती है? 5 स्थायी समितियां होती हैं और उसमें 5 सदस्य होते हैं। तो ग्राम पंचायत की जो स्थायी समिति होती है उसमें भी 5 सदस्य होते हैं और इसकी जो प्रशासन और स्थापन समिति होती है उसका पदेन अध्यक्ष सरपंच होता है, जबकि जिस समिति का सदस्य उप सरपंच होता है वह उस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है और शेष समितियों के अध्यक्षों का चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब देखिए सतर्कता समिति। दोस्तों, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 60 क के तहत पंचायत समिति क्षेत्र और जिला परिषद क्षेत्र के लिए एक सतर्कता समिति का गठन किया जाता है जिसमें 5 सदस्य होते हैं, यानी ग्राम पंचायत के लिए नहीं होती है। इसमें 3 सदस्य संबंधित पंचायती राज संस्था के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और 2 सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह समिति संबंधित पंचायती राज संस्था के कार्यों, कार्यक्रमों और क्रियाकलापों का निरीक्षण करती है तथा अपनी रिपोर्ट संबंधित पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष को सौंपती है। अब है जिला आयोजना समिति। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिला आयोजना समिति का। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 243(6) या फिर 243(ज़)(D) और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 के तहत जिला आयोजना समिति का गठन किया जाता है। इसका अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है और इसमें कुल 25 सदस्य होते हैं। इनमें से 3 पदेन सदस्य होते हैं जो कौन कौन होते हैं? जिला कलेक्टर होता है और जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी होते हैं और जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। तो ये 3 तो इसके पदेन सदस्य होते हैं और 2 सदस्य कौन होते हैं? संबंधित जिले के संसद या राज्य विधानसभा के सदस्य या जिले की किसी संस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति। इनमें से 2 सदस्य बनाए जाते हैं तो टोटल 5 सदस्य हो गए और 20 सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? जिले की जिला परिषद और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से लिए जाते हैं। इस समिति का प्रमुख कार्य है जिले की विकास योजना का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को भेजना।